हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल शमशाद ऑल क्लासेस में। दोस्तों आज जानेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पार्ट 1 दोस्तों, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका दोस्तों जो जानेंगे आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको दोस्तों इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए दोस्तों। आज जानेंगे दोस्तों 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो दोस्तों परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों और पूछे जाने वाले सवाल होते हैं दोस्तों। इस बार दोस्तों मेरा सिद्धांत इस बार मैट्रिक पास। तो दोस्तों आज इसी के साथ आज आपको ये बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नया हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और सभी क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा है दोस्तों, लिखा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप। दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको दोस्तों आंसर मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर सी यूरोप, इटली तथा जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरोप के अंतर्गत। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में जो आते हैं देश वो यूरोप के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीन शॉट सारे क्वेश्चन को लेते जाइएगा दोस्तों। मैं सभी क्वेश्चन को आपको सही से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो स्क्रीन शॉट इसको आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों लिखा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए हैप हैपस वर्ग हैपस वर्ग, ऑप्शन बी आलिया वंश, ऑप्शन सी बुबरो वंश और ऑप्शन डी जार शाही। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको मालूम है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों बुर्बो वंश। फ्रांस में जो पुनः वंश की जागरण हुआ था दोस्तों, पुनः स्थापना हुआ था वियना कांग्रेस के द्वारा, वो हुआ था बुर्बो वंश। कौन सा था? तो बुर्बो वंश। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, वो लिखा है मैजनी का संबंध किस गठन से था। मैजनी का संबंध किस गठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी कार्बोनरी, ऑप्शन सी फिलिक हेटरा हेटारिया और ऑप्शन डी दोस्तों डायट 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 लिखा है दोस्तों। उसके बाद आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर अगर आप दोस्तों मालूम है आपको दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, अगर आप मारें ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। मैजनी का संबंध किस गठन से था दोस्तों? तो कार्बोनरी से था। किससे था? मैजनी का संबंध किस गठन से था? तो कार्बोनरी से संबंध था, ये गठन से मैजनी का संबंध था। ये क्वेश्चन है दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी उतार के दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप जो है याद करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था, एक होने के लिए नहीं दे रहा था दोस्तों, वो कौन सा देश था आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी पर्सा। बताइए दोस्तों कौन सा होगा, कौन सा होगा दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम है दोस्तों आप आंसर बता सकते हैं इसमें कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, अगर मारे हैं दोस्तों इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, तो आप बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिया इसका आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, काउंट काबूर को विक्टर एमेलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर ने विक्टर एमेलियन को किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सेनापति के पद पर, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में राजदूत के पद पर, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के पद पर, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री के पद पर। बताइए दोस्तों, काउंट काबूर ने विक्टर एमेलियन को किस पद पर नियुक्त किया था, यानी उसको पद दिया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर मारे दोस्तों, मारे हैं सी प्रधानमंत्री, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। काउंट काबूर ने विक्टर एमेलियन को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते दोस्तों, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के दोस्तों याद करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो लिखा है दोस्तों वो 6 लिखा है, गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? तो ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाभिक। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? उसका पैसे क्या था दोस्तों? सिपाही था, वो किसान था, या जमींदार थे, या नाभिक थे? बताइए दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा? इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अगर मारे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी नाभिक। गेरिबाल्डी पैसे से क्या थे? एक नाभिक थे दोस्तों, और ये अपना सारा संपत्ति जो है दोस्तों सभी जनता को दान कर देते हैं, और एक जो साधारण जीवन होते हैं वो व्यतीत करने लगते हैं दोस्तों। ये जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई 18वां ने, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन सी नेपोलियन द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क ने। बताइए दोस्तों, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दोस्तों, अगर आप मारे हैं इसका आंसर बी नेपोलियन बोनापार्ट, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो क्या था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है दोस्तों, जालवेरिंग कैसी संस्था थी? जालवेरी कैसी संस्था थी? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी बुद्धा बुद्धिमानों की, ऑप्शन नंबर डी पादरी एवं सामंतों की। किसका था दोस्तों? बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का आंसर सही क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, जालवेरिंग कैसी संस्था थी? अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों, बी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है व्यापारियों की। जालवेरी कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की एक ये संस्था थी दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन जो किया था दोस्तों, ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों। लिखा है ऑप्शन नंबर ए मैजनी, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, और ऑप्शन नंबर डी विलियन। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा दोस्तों, अगर मारे हैं आप दोस्तों, क्या मारे हैं इसका आंसर दोस्तों? अगर इसका मारे हैं दोस्तों आप, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं आप बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल सही है कि इसका ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क सही होगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेते जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सारे विभिन्न क्वेश्चन है, और हर बार जो सोशल साइंस जो होता है दोस्तों,
हर बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, फ्रैंक फट की संधि कब हुई थी? फ्रैंक फट की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1866 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी। बताइए दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही क्या होगा दोस्तों आंसर? तो आप अगर दोस्तों आपको दोस्तों अगर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, अगर हमारे हैं दोस्तों, फ्रैंक फट की संधि कब हुई? ऑप्शन नंबर आप हमारे हैं डी, आप बिल्कुल सही हैं। 1871 को फ्रैंक फट की संधि हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों आपसे जो है 2021 में और 22 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1822 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1827 ईस्वी। बताइए दोस्तों नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? अगर आप चैप्टर पढ़े हैं दोस्तों तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। सब सारे ऑब्जेक्टिव को लाऊंगा, अगर सब्जेक्टिव को लाऊंगा दोस्तों। लघु उत्तीर्ण आपको प्रश्न बता चुके हैं, आप अगर नहीं देखें दोस्तों तो आप जाके देख सकते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी दोस्तों, इसके बारे में बताइए दोस्तों। अगर मारे हैं दोस्तों इसका आंसर आंसर सी बी मारे हैं दोस्तों 1821, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, 1821 होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, चार चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी हंगरी, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। क्या होगा दोस्तों? चार्टिस्ट का आंदोलन कहाँ हुआ था? अगर आपको आंसर मालूम है दोस्तों तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सही कमेंट में बताइए दोस्तों। इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों अगर डी इंग्लैंड, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों डी बिल्कुल सही होगा कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ दोस्तों वो हुआ इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। ठीक है, आप ये कमेंट करके बताइए कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में बताइए दोस्तों। उसके बाद लिखा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों ऑप्शन को जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1835 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1842 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1830 ईस्वी। बताइए दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था? बताइए दोस्तों इसके बारे में। उसके बाद लिखा है, उसके बाद आप जो है दोस्तों सही से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप आंसर बता दीजिए इसको। आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा, आपका आंसर होगा बी जो लिखा है दोस्तों 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1832 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1831 ईस्वी। तो कार्बोनरी का संगठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों कि कार्बोनरी संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसके बारे में आप बताइए। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ दोस्तों? अगर इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों सी 1810 ईस्वी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1810 ईस्वी में
हुआ था दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन के दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 15, एडियानो की संधि कब हुई? एडियानो की संधि कब हुई दोस्तों? तो लिखा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी 1829 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1831 ईस्वी। चलिए दोस्तों, आप इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्तों, आंसर मारिए दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, आप अगर मारे हैं ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी को, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। 1829 ईस्वी को इंडियाना पूल की संधि हुई थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इंडियानो पूल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इंडियानो पूल की संधि किस देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर लिखा है दोस्तों, ए तुर्की रूस, ऑप्शन बी यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी तुर्की हंगरी, ऑप्शन डी हंगरी और पोलैंड। बताइए दोस्तों, इंडियाना इंडियानो पूल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? आप इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। तो आप सारे को स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों कि एडियाना पूल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच हुई थी दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पर्सा और ब्रिटेन, ऑप्शन बी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस और पर्सा और ऑप्शन डी पर्सा और रूस। सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ, ये आपको बताना है दोस्तों, किन किन देशों के बीच हुआ था ये युद्ध। ठीक है दोस्तों, आप इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। मैं सारे कमेंट को चेक करूंगा दोस्तों, किस विद्यार्थी को कितना सही हुआ ये सारा कमेंट को चेक करूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मारे हैं दोस्तों सी, यानी फ्रांस और पर्सा, तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। सेडौन का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जान लीजिए दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए क्रीमिया युद्ध, ऑप्शन सी बी सिडॉन का युद्ध, ऑप्शन सी पर्सा के डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सिडान का युद्ध। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या कहा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? दोस्तों वो क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 17 को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये इसका आंसर दीजिए दोस्तों, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया के युद्ध, सिडॉन का युद्ध, पर्सा इंग्लैंड के युद्ध। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ए, क्रीमिया के युद्ध सिडॉन को हुआ था दोस्तों, क्रीमिया के युद्ध। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया दोस्तों? पोलैंड के विरुद्ध को किसने कुचल दिया दोस्तों? इसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आप सही से बताइए, आपको अगर मालूम है दोस्तों तो कमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों मारिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रूस। पोलैंड के विरुद्ध को रूस ने कुचल दिया था। इसका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, ऑप्शन नंबर ए रूस। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर रूस। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहे तो दोस्तों सही से आप कॉपी पर उतार के दोस्तों आप इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सीडोन, ऑप्शन बी सेडेवा, ऑप्शन नंबर सी साइडान, ऑप्शन सी फ्रेडफर्ट। बोलिए दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडेवा में, साइडान में, फ्रेडफर्ट में। किस में हुआ था दोस्तों? अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, अगर हम मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए मारे हैं तो आप बिल्कुल सॉरी ए मारे हैं तो सिट डाउन बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर होगा सेट डाउन। ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश के लिए दोस्तों यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था दोस्तों? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जान लीजिए पहले दोस्तों। ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हम मारिए दोस्तों कि इसका आंसर यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ज्ञान विज्ञान जो साहित्य होता है दोस्तों, किस देश के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, उसके बारे में देखिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में आप बताइए दोस्तों। उसके बारे में होगा प्रेरणा स्रोत जो रहता है यूनान का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यूनान। क्या होगा दोस्तों? यूनान। ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था दोस्तों? ये आपको बताना है। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए मैजनी ने, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर ने, ऑप्शन सी गेरिवाल्डी ने, ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। किसने किया था दोस्तों? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गेरिवाल्डी ने, बिस्मार्क ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों हम मारे हैं, क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर आगे मारे हैं ए मैजनी ने। तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। युवा इटली संस्था का विकास मैजनी ने किया था। या आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो इसका आंसर होगा ए मैजनी ने। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, किस किस संधि द्वारा मैजनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा मैजनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि द्वारा, ऑप्शन बी ग्रेस्टी की संधि द्वारा, ऑप्शन सी परेगान परेगान की संधि द्वारा, ऑप्शन सी फ्रेडफर्ट की संधि द्वारा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों आप अगर मालूम है तो दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रेडफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा अपने जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों? तो ये होगा फ्रेडफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था दोस्तों। ठीक है। ये भी विभिन्न क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है, सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन नंबर बी काउंट काबूर, ऑप्शन सी विक्टर एनिमल, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? अगर आंसर इसका दोस्तों मारे हैं, क्या मारे हैं दोस्तों? इसका आंसर मारे हैं आप, क्या मारे हैं दोस्तों? इसका मारे हैं दोस्तों सी विक्टर एनिमल। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही हैं। सार्डिनिया पिडमाउट का शासक विक्टर एनिमल था दोस्तों। ठीक है। बिल्कुल सही जवाब है
सी विक्टर एनिमल, क्या है दोस्तों, विक्टर एनिमल। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। यूनानी स्वतंत्रता, जब यूनान स्वतंत्र हो रहे थे उस आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे दोस्तों, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वायरन, ऑप्शन बी कासूत, ऑप्शन सी फ्रांसीसी डिक, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा कवि थे जो शहीद हो गए थे दोस्तों। इसका आंसर जो आप मारे हैं दोस्तों, क्या मारे आंसर नंबर ए लॉर्ड वायरन जो है दोस्तों, ये यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही शहीद हो गए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, लॉर्ड वायरन। क्या वायरन होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, जाल जालराइन की स्थापना किस राज्य ने की। जालवेरी राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी दोस्तों। तो ऑप्शन लिखा है दोस्तों, परसा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया, ऑप्शन डी फ्रांस। किसने किया था दोस्तों, जालवेरी राइन की स्थापना किस राज्य ने किए थे दोस्तों। परसा, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया और फ्रांस। बताइए दोस्तों इसमें किसने किए थे दोस्तों। अगर दोस्तों इसका आंसर हमारे हैं ऑप्शन नंबर ए दोस्तों परसा, तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा परसा। जालबेरी राइन की स्थापना परसा राज ने किए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लिखा है दोस्तों, हंगरी की भाषा क्या थी। हंगरी की भाषा क्या थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इता इतालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश, ऑप्शन डी फ्रेंच फ्रेंच। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। हंगरी की भाषा क्या थी, इतावली थी, मैग्यार थी, पोलिश थी या फ्रेंच थी। बताइए दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर सही आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्यार। क्या होगा दोस्तों, मैग्यार होगा। हंगरी की भाषा में मैग्यार। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही जवाब है, मैग्यार होगा दोस्तों। और क्वेश्चन ये बार बार जो दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दोस्तों हंगरी की भाषा क्या था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए रूस की, ऑप्शन नंबर बी तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी यूनान की, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी दोस्तों। रूस की हुई थी, तुर्की की, यूनान की, परसा की, फ्रांस की। फ्रांस की किसकी विजय सॉरी किसकी पराजय हुई थी, कौन हार गया था दोस्तों। इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन हार गए थे दोस्तों, कौन सा देश, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आप क्या मारे हैं इसका आंसर। इसका आंसर मारे हैं दोस्तों अगर बी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है तुर्की। ये यूनान स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई थी, उसका नाम था दोस्तों देश का तुर्की, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है। मारी आन किस देश के राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का, ऑप्शन नंबर बी रूस का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इटली का, और ऑप्शन नंबर डी मेजनी का। बताइए दोस्तों क्या होगा। मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक है। बताइए दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर सही जो होगा दोस्तों वो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर है दोस्तों अगर मारे हैं दोस्तों बी रूस का, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मारी आन जो दोस्तों रा, राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों वो रूस का है, मारियवान, ठीक है दोस्तों। आप इनका बिल्कुल सही जवाब जान चुके होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी रूस, ठीक है। आप दोस्तों
सारे क्वेश्चन को आप जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते जाएगा दोस्तों। अगर चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रही है दोस्तों तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो लिखा है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी हंगरी को, ऑप्शन डी यूनान को। बताइए दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। आपको ऑप्शन भी दे दिए दोस्तों। उसके अगर दोस्तों क्या मारे हैं इसका आंसर, अगर मारे हैं दोस्तों क्या इसका आंसर हम मारे हैं डी, तो आप बिल्कुल सही दोस्तों हैं कि यूनान का, यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है दोस्तों, जो लिखा है वो लिखा है दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनानी किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनानी यूनानी किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1688, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1788 और ऑप्शन नंबर डी 1807। बताइए दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनानी किस वर्ष पारित हुआ? किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। अगर मारे हैं दोस्तों इसका आंसर ए, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों कि 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनानी पारित हुआ था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। सारे वीवीआई क्वेश्चन है आपको हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी दोस्तों, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था, यह आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए ट्यूडर, ऑप्शन सी स्टुअर्ट, ऑप्शन सी बुबरो, ऑप्शन डी रोमो रोमोनोव, ठीक है दोस्तों। ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, इसको आप कमेंट में इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों आप मारे हैं, अगर क्या मारे हैं दोस्तों सी, तो बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों बुबरो। 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा बुबरो थे दोस्तों, ठीक है। तो बुबरे वंश का शासक था वहाँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है, नेपोलियन संहिता संहिता किस वर्ष लागू हुई की गई थी दोस्तों? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1791 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1801 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किए गए दोस्तों, आपको ये बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, इसके बारे में बताइए आप। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन का जो आंसर मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों आप जो 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर मारे हैं डी, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तो 1804 ईस्वी में इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो लिखा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, ठीक है। कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए दोस्तों, इसके बारे में आप बताइए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बताइए दोस्तों। इसके बारे में आप मारे हैं, हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर आप मारे हैं दोस्तों सी 3, तो आप बिल्कुल सही जवाब दे। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध? 3 युद्ध किए दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में
पूछा गया है दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लिखा है दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, यानी शामिल नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा बताइए आप। अगर आपको मालूम है दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका डी जर्मनी। क्या होगा? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? तो वो जर्मनी नहीं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, जर्मनी नहीं था इसमें सम्मिलित, मतलब शामिल नहीं था। जब वियना कांग्रेस हो रहा था दोस्तों तो ये राष्ट्र जो था जर्मनी इसमें शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुति की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो उसके बारे में आज जानेंगे दोस्तों। तो लिखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूस ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने और ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया ने। बताइए दोस्तों वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुति की दोस्तों? इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों अगर ए रूस ने तो आप बिल्कुल सही जवाब हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस, ठीक है दोस्तों। आप सारे क्वेश्चन को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार कह रहे हैं दोस्तों। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लिखा है देखो यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों यंग इटली के संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जियोरो वर्टी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी मेजनी और ऑप्शन नंबर डी गोरीवाल्डी। कौन थे दोस्त बताइए। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन भी बता दिए दोस्तों, तो आप ये आप मार सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर सी मेजनी। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी मेजनी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों कि यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक को नहीं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर उतार के दोस्तों याद कीजिएगा। क्यों दोस्तों मेरा सिद्धांत है दोस्तों कि अच्छे रिजल्ट बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती। अच्छी रिजल्ट बातों से नहीं मिलती है, रातों से लड़नी पड़ते हैं तब मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको रातों से लड़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? ऑप्शन नंबर ई लुई 16वां ने, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन पापा ने, ऑप्शन नंबर सी लुई नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स सर्किल ने। किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने ये बात कही थी दोस्तों। किसने कही थी? ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स दसम ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो लिखा है दोस्तों 39, परसा का शासक कौन था? परसा का शासक कौन था? इसके बारे में भी आपको बताना है दोस्तों कि परसा का शासक कौन था, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए विलियम बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी विलियम तृतीय, ऑप्शन नंबर सी विक्टर एनिवल, ऑप्शन नंबर डी विलियम प्रथम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? परसा का शासक कौन था? इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। अगर आपको आंसर मालूम है दोस्तों कमेंट में आप बता सकते हैं दोस्तों, और सभी कमेंट को आप मैं चेक करूंगा कि किस विद्यार्थी कितना सही हुआ दोस्तों, ठीक है। आप इसको कमेंट में आंसर दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका, क्या होगा दोस्तों, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रूस को, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की को, और ऑप्शन नंबर डी यूनान को। किसको कहा जाता है दोस्तों, बताइए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है दोस्तों। रूस को कहा जाता है, जर्मनी को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, या यूनान को कहा जाता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो आंसर आप मारे हैं दोस्तों, अगर मारे हैं दोस्तों सी तुर्की को, तो आप बिल्कुल सही जवाब है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहता है, तुर्की को कहा जाता है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, विलियम नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए ट्रांस प्रेडेन संघ की, ऑप्शन नंबर सी बी सिसेल पाइन संघ की, ऑप्शन नंबर सी राइन संघ की, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी की नहीं। क्या होगा दोस्तों, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। आप इसका आंसर बताना आप दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा, अगर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइन संघ की, आप बिल्कुल सही जवाब है कि नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किए थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए वियना की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कुस्तुतुनिया की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्राग की संधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एंडिनिया पुल की संधि द्वारा। ये बताइए दोस्तों इसका आंसर आप कौन सा आंसर मारेंगे दोस्तों, और कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप हमारी दोस्तों इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों, अगर डी एंडिनिया एंडिनियानो पुल की संधि द्वारा हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए काबूर ने, ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने, और ऑप्शन नंबर डी गोरीबाल्डी ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों। मैं सारे कमेंट को चेक करता हूँ, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये सारे को कमेंट को ही चेक करूँगा दोस्तों, और किस विद्यार्थी को कितना सही हुआ ये आपको कमेंट करके जरूर बताऊँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों बी मैजनी ने, तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना मैजनी ने किए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, नव नव गुफाए आंदोलन कहाँ हुआ था। नव गुफाए आंदोलन कहाँ हुआ था। नव गुफाए आंदोलन दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इटली में, ऑप्शन नंबर बी मेजनी में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन में। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों। नव गुल्फा आंदोलन कहाँ हुआ था, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए और आंसर मारिए दोस्तों। इसका आंसर होगा जो वो होगा, हमारे हैं दोस्तों क्वेश्चन ए
इटली में, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, इटली में ये आंदोलन हुए थे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मैटरनिक कौन था? मैटरनिक कौन था दोस्तों? आपको जो लघु उत्तीर्ण प्रश्न ने जो बताए दोस्तों, उसमें भी आपको बताया कि मजनी कौन था, इसके बारे में आप बताए दोस्तों। आपको मैटरनिक युग भी बताए दोस्तों, वो भी आप अगर नहीं देखें जो जास्ट देख ले दोस्तों। ठीक है, इसमें जानेंगे मैटरनिक कौन था। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑप्शन बी पर्सा का चांसलर, ऑप्शन सी फ्रांस का सम्राट, और ऑप्शन डी रूस का चोर। बताइए दोस्तों कौन था? ये कौन था दोस्तों? मैटरनिक कौन था? ये युग बताए दोस्तों। आप वो वीडियो नहीं देखें, जाके वीडियो देख लिए, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अगर इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, तो आपको बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मैटरनिक था दोस्तों। ठीक है, पूरी विस्तार तरीका से बताया गया है दोस्तों। आप वीडियो जाके एक बार न एक बार जरूर देखिए, प्ले लिस्ट में वीडियो है दोस्तों। ठीक है, सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको बताया गया है दोस्तों, बहुत ही गहराई से समझाया गया है दोस्तों। आप वो वीडियो जाके देख ले दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद लिखा है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1830 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी 1848 ईस्वी। बताइए दोस्तों क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हम मारे हैं दोस्तों 46 नंबर के आंसर हम मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? ए 1810 ईस्वी। तो आपको बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। कार्बोनरी का स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका स्थापना कौन किया दोस्तों? इसको कमेंट करके आप बताइए दोस्तों, कार्बोनरी का स्थापना किसने किया था। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था, और ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक राजतंत्र। बताइए दोस्तों कौन सा हुआ दोस्तों? इसका आंसर आपको मालूम है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। इसका आंसर आप मारे हैं दोस्तों अगर ए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। 1830 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में जो लागू हुआ था दोस्तों शासन, वो था निरंकुश राजतंत्र का। किसका होता? निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बाद लिखा है लाल कुर्ता लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर बी काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी मैजनी ने, और ऑप्शन नंबर डी गोरीबाल्डी ने। बताइए दोस्तों इसका बिल्कुल और सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव बता चुके हैं दोस्तों। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लिए, बहुत ही विस्तार से आपको समझाया गया है दोस्तों। तो लाल कुर्ती नामक ये जो संस्था दोस्तों, ये किनका था? बताइए दोस्तों। इनका आंसर आप दोस्तों क्या होगा? इनका आंसर हमारे हैं डी गोरीबाल्डी का। तो आपको बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, लाल कुर्ती नामक संस्था गोरीबाल्डी जी का था दोस्तों, जो एक पेशे से एक नाविक था। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दोस्तों, वो लिखा है दोस्तों राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ दोस्तों, उसे किस घटना के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा घटना हुआ जो राष्ट्रीयवाद का उदय हो गया और जन्म हो गया दोस्तों? ठीक है, उसके ऑप्शन लिखा है दोस्तों पूर्व जागरण, ऑप्शन नंबर ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति। कौन सी घटना हुई और कौन सी क्रांति हुई कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म ले लिया दोस्तों? बताइए आप दोस्तों। ऑप्शन आपको बता दें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप मारे हैं अगर ए पुनः जागरण, तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म लिया दोस्तों, वो पुनः जागरण से ही लिए थे दोस्तों। ठीक है,
इनका बिल्कुल सही जवाब हो दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए, पुनः जागरण। ठीक है, उसके बाद जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है क्वेश्चन नंबर 50, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? इसके बारे में बताना है दोस्तों। आप ऑप्शन जान लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी, विलियम प्रथम ने। और ऑप्शन नंबर डी, गोरिबाल्डी ने। बताइए दोस्तों, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? आपको ऑप्शन भी आप बता दीजिए दोस्तों। आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन कमेंट बताइए दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ए, बिस्मार्क ने, तो आपके बिल्कुल सही जवाब दोस्तों रक्त और लौह की नीति जो अपनाई दोस्तों वो अपनाए थे बिस्मार्क ने जी। ठीक है, ये जो था ये बहुत ही अच्छे आदमी थे दोस्तों। और ठीक है, ये जो था दोस्तों ये गणराज्य का समर्थन था। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन को, मैं आशा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को हल किए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो अगर यूजफुल हुआ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और बताए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर उस क्वेश्चन का आंसर बताए। और ये भी बताए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यही बताए दोस्तों कि अगले किस टॉपिक पर वीडियो बनाए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों के बीच से मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों की दोस्तों, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।